नमस्कार। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2025 और आज हम कुछ ऐसी खबरों में उतरेंगे जो सतह पर तो बिल्कुल अलग-अलग दिखती हैं, लेकिन जिनके तार कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे पास खेल, व्यापार और कुछ बड़े नीतिगत फैसलों से जुड़ी सुर्खियां हैं। और हमारा मिशन आज इन बिखरी हुई खबरों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने का है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक हॉकी मैच में कांस्य पदक जीतना, अमेज़न का अरबों डॉलर का निवेश और कर्नाटक में एक नए कानून का प्रस्ताव, ये सब मिलकर आज के भारत की कहानी कैसे कहते हैं। बिल्कुल। तो हम अपनी बातचीत को 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले, खेल के मैदान की हलचल, जहां भारत का दबदबा साफ नजर आ रहा है। फिर हम आर्थिक दुनिया में गोता लगाएंगे, जहां बड़े मौके भी हैं और नई चुनौतियां भी सिर उठा रही हैं। सही है। और आखिर में समाज और सरकार के कुछ ऐसे फैसलों पर नजर डालेंगे जिनका असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं खेल की दुनिया से, जहां आत्मविश्वास साफ छलक रहा है। हाँ, और शुरुआत हॉकी से करते हैं। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक जीता है। ये एक शानदार जीत है। ये जीत सिर्फ एक मेडल से कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि जमीनी स्तर पर हमारी हॉकी की नर्सरी कितनी मजबूत है। एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हो रही है। लेकिन यहाँ जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये कि इस प्रतिभा को निखारने का तरीका बदल रहा है। अब हम सिर्फ अपने घरेलू सिस्टम पर निर्भर नहीं हैं। आप उस समझौते की बात करें जो भारतीय ओलंपिक संघ ने इटली के साथ किया है। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन लगता है, भारत और इटली खेलों के लिए। अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत सोचा समझा कदम है। आईओए ने इटली की ओलंपिक समिति के साथ ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने का समझौता किया है। अच्छा। इसका मतलब है बेहतर स्पोर्ट्स साइंस, एडवांस कोचिंग तकनीक और हमारे एथलीट्स के लिए यूरोप में ट्रेनिंग के नए अवसर। ये एक तरह से अपनी ताकत को दुनिया की बेहतरीन तकनीकों के साथ जोड़ने जैसा है। लेकिन क्या ऐसे समझौते असल में जमीनी स्तर पर बदलाव ला पाते हैं, या ये सिर्फ अच्छी प्रेस रिलीज और कुछ अधिकारियों के विदेश दौरों तक ही सीमित रह जाते हैं? ये एक वाजिब सवाल है। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इस समझौते का असली इम्तिहान तब होगा जब हम देखेंगे कि क्या छोटे शहरों के एथलीट्स को भी इसका फायदा मिल रहा है। सही बात है। अगर ये सिर्फ टॉप एथलीट्स तक सीमित रहा तो इसका असर भी सीमित रहेगा। पर इरादा यही है कि खेल के पूरे इकोसिस्टम को अपग्रेड किया जाए, सिर्फ चोटी के खिलाड़ियों को नहीं। इकोसिस्टम की बात आई है तो क्रिकेट का जिक्र तो करना ही होगा। आईसीसी की ताज़ा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में रोहित शर्मा नंबर 1 पर और विराट कोहली नंबर 2 पर हैं। ये तो अविश्वसनीय है। ये भारतीय क्रिकेट के उसी इकोसिस्टम की जीत है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये सिर्फ दो महान खिलाड़ियों की कामयाबी नहीं है। नहीं, ये उस पूरे सिस्टम की कामयाबी है। घरेलू क्रिकेट का ढांचा, आईपीएल, कोचिंग की गुणवत्ता, टैलेंट खोजने की प्रक्रिया, जो लगातार ऐसे विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार कर रहा है। दुनिया के किसी और देश में क्रिकेट का ऐसा मजबूत और गहरा टैलेंट पूल नहीं है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? जब हम क्रिकेट जैसे एक ही खेल पर इतना ज्यादा ध्यान और संसाधन लगाते हैं, तो क्या ये बाकी खेलों से ऑक्सीजन छीन लेता है? क्या ये इकोसिस्टम दूसरे खेलों के लिए भी उतना ही मजबूत बन पा रहा है? ये एक बहुत बड़ी बहस है और इसमें सच्चाई भी है। कई सालों तक ऐसा ही हुआ, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और इसीलिए शूटिंग और खो-खो जैसी खबरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सही। पर हाँ, आपका सवाल सही है कि क्या हम क्रिकेट की सफलता को दूसरे खेलों में दोहरा सकते हैं। यहीं पर एक दिलचस्प तुलना सामने आती है। भारत में क्रिकेट एक सिस्टम की वजह से सफल है, जबकि अमेरिका में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए एक सुपरस्टार मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे लियोनेल मेसी के साथ। बिल्कुल। जैसा कि लियोनेल मेसी के मामले में दिख रहा है, उन्होंने लगातार दूसरी बार एमएलएस का एमवीपी पुरस्कार जीता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब एक तरफ हमारा सिस्टम ड्रिवन मॉडल और दूसरी तरफ मेसी जैसा इंडिविजुअल ड्रिवन मॉडल, दोनों ही अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब भारत दोनों रास्तों पर एक साथ चलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ हम सिस्टम बना रहे हैं और दूसरी तरफ भविष्य की योजनाओं को देखें तो हम नए सितारे बनाने के लिए मंच भी तैयार कर रहे हैं। जैसे फरवरी 2026 में नई दिल्ली में शूटिंग लीग ऑफ इंडिया का पहला संस्करण। हाँ, शूटिंग लीग, ये तो आईपीएल जैसा लग रहा है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ओलंपिक में शूटिंग ने हमें हमेशा पदक दिलाए हैं। एक प्रोफेशनल लीग युवा निशानेबाजों को न सिर्फ एक मंच देगी, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी देगी। इससे और ज्यादा युवा इस खेल की तरफ आकर्षित होंगे। निश्चित रूप से।
और फिर वो खबर है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। मार्च 2026 में भारत पहली कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 1 मिनट, खो-खो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में? हाँ, खो-खो। मुझे तो लगा था ये सिर्फ हमारे स्कूलों के मैदान तक ही सीमित है। और यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ ओलंपिक खेलों पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि अपने पारंपरिक खेलों को भी एक वैश्विक पहचान दिलाने को लेकर गंभीर है। मतलब एक तरह का सांस्कृतिक आत्मविश्वास। बिल्कुल, ये एक तरह का सांस्कृतिक आत्मविश्वास है। खो-खो को अंतर्राष्ट्रीय मंच देना, ये दुनिया को बताने जैसा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में भी वैश्विक अपील है। तो मैदान पर तो भारत अपनी धाक जमा रहा है और अपने पारंपरिक खेलों को भी वैश्विक मंच दे रहा है। ये एक तरह का सॉफ्ट पावर है। चलिए देखते हैं कि क्या यही आत्मविश्वास भारत के आर्थिक मैदान पर भी दिख रहा है। आर्थिक मैदान पर तो आंकड़े और भी बड़े हैं और कहानी और भी ज्यादा पेचीदा है। और सबसे बड़ा आंकड़ा अमेज़न की तरफ से आया है। 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश। बहुत बड़ी रकम है। ये लगभग 3 लाख करोड़ रुपए होते हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि यकीन करना मुश्किल है। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक रणनीति है। इसे सिर्फ ऐसे देखना कि अमेज़न भारत में और सामान बेचेगा, ये बहुत सतही होगा। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे का बड़ा कारण है चीन+1 की वैश्विक रणनीति। दुनिया की बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं और भारत को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रही हैं। मतलब ये निवेश सिर्फ भारत के उपभोक्ताओं के लिए नहीं है, बल्कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन हब बनाने के लिए भी है। बिल्कुल, ये पैसा सिर्फ नए वेयरहाउस बनाने में नहीं लगेगा। ये लॉजिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, छोटे और मझोले विक्रेताओं का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने में लगेगा। अच्छा, जहां से अमेज़न न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी सामान भेज सके। ये भारत की उत्पादन क्षमता पर एक बहुत बड़ा दाव है। और ये कहानी सिर्फ विदेशी निवेश की नहीं है। हमारी अपनी कंपनियां भी अब दुनिया में बड़ा खेल खेल रही हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब TCS हाँ, ने अमेरिकी फर्म कोस्टल क्लाउड को $700 मिलियन में खरीद लिया है। ये उसी कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। एक तरफ दुनिया का पैसा भारत आ रहा है और दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां अपनी विशेषज्ञता और पूंजी के दम पर दुनिया की कंपनियों को खरीद रही हैं। TCS का ये अधिग्रहण दिखाता है कि भारतीय IT उद्योग अब सिर्फ बैकएंड सपोर्ट या आउटसोर्सिंग का काम नहीं कर रहा, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग और AI जैसी नई तकनीकों में वैश्विक नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर से एक इनोवेटर बनने का सफर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक तरफ भारत में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहा है और भारतीय कंपनियां दुनिया जीत रही हैं, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जो इस खुशनुमा तस्वीर में कांटा चुभो देती है। हाँ, मेक्सिको की सेनेट ने भारत और दूसरे एशियाई देशों से आने वाले सामान पर 50% तक टैरिफ मतलब आयात शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। और यहीं आकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की असलियत सामने आती है। दुनिया खुली और सपाट नहीं है। ये संरक्षणवाद, जिसे प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, कोई संयोग नहीं है। ये मैक्सिको की अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश है और शायद इस पर USMCA यानी अमेरिका मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट का भी दबाव हो सकता है। इसका मतलब भारतीय निर्यातकों के लिए अब मैक्सिको में अपना सामान बेचना बहुत महंगा हो जाएगा। हाँ, उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा और उनके उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। ये घटना हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। क्या? कि भारत को अब सिर्फ अलग-अलग देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते नहीं करने होंगे, बल्कि उसे NAFTA या USMCA जैसे क्षेत्रीय व्यापारिक गुटों की पेचीदगियों को भी समझना होगा। हमारी आर्थिक कूटनीति को अब और ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। तो एक तरफ पैसा आ रहा है, कंपनियां दुनिया जीत रही हैं, लेकिन साथ ही नए नियम और नई दीवारें भी खड़ी हो रही हैं। और ये नियम सिर्फ व्यापार में नहीं, देश के अंदर समाज में भी बन रहे हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ही फैसलों पर बात करते हैं। हाँ, और यहाँ भी हमें बहुत अलग-अलग तरह के दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत कर्नाटक से। राज्य सरकार ने विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल 2025 पेश किया है। यह हमेशा से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। बिल्कुल, इस तरह के कानून अक्सर समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण और ऑनलाइन व ऑफलाइन नफरती भाषा की बढ़ती चिंताओं के जवाब में लाए जाते हैं। जैसा कि शोध बताते हैं, इसका घोषित उद्देश्य तो सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती हमेशा यही होती है कि आप नफरती भाषण पर लगाम लगाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के बीच एक महीन रेखा कैसे खींचते हैं। ये बहस दुनिया के हर लोकतंत्र में चल रही है।
और एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। वहां सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने की घोषणा की है। यहाँ रणनीति दंड देने की नहीं, बल्कि सुलह करने की है। इसके पीछे की सोच ये है कि अगर आप हिंसा का रास्ता छोड़ने वालों को मुख्य धारा में लौटने का एक साफ और सुरक्षित रास्ता देते हैं, तो इससे शांति प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सकता है। मतलब ये संघर्ष के समाधान का एक बहुत अलग मॉडल है। हाँ, एक तरफ कर्नाटक का कानून रोकथाम पर जोर दे रहा है, तो छत्तीसगढ़ की नीति पुनर्वास पर। और एक तीसरा दृष्टिकोण हरियाणा से आता है, जो अतीत के जख्मों से जुड़ा है। सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को अनुबंध के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति जारी की है। ये घटना लगभग 40 साल पुरानी है। ये कदम दिखाता है कि ऐतिहासिक अन्याय की छाया कितनी लंबी होती है। इस तरह के फैसले अक्सर प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों तरह की राहत देने की कोशिश करते हैं। ये सरकार की तरफ से ये स्वीकार करने जैसा है कि जो हुआ वो गलत था और हम उस दर्द को कम करने के लिए आज भी कुछ करना चाहते हैं। ये अतीत के घावों को भरने की एक कोशिश है। तो ये तीनों नीतियां कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की समस्याओं को सुलझाने के 3 बिल्कुल अलग-अलग तरीकों को दिखाती हैं। सही। लेकिन इन नीतिगत बदलावों के बीच समाज के अंदर से एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाली खबर भी है। कार्मिक मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी 2019 में 24% थी, जो 2023 में बढ़कर 35% हो गई है। वाह, ये तो एक जबरदस्त छलांग है। यह आंकड़ा इस पूरी चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति का संकेत है। कैसे? इसका मतलब है कि देश के सबसे ऊंचे प्रशासनिक स्तर पर, जहां देश के लिए नीतियां बनती हैं और बड़े फैसले लिए जाते हैं, वहां अब महिलाओं की आवाज और उनका दृष्टिकोण ज्यादा मजबूती से शामिल हो रहा है। इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ सकता है? क्या इससे बनने वाली नीतियां ज्यादा समावेशी हो सकती हैं? निश्चित रूप से। जब नीति निर्माताओं में विविधता होती है, तो नीतियां भी ज्यादा संवेदनशील और व्यापक बनती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक महिला अधिकारी का दृष्टिकोण शायद ज्यादा व्यावहारिक और एम्पैथिक हो सकता है। सही। ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये बेहतर शासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये वाकई एक बेहतरीन खबर है। और अंत में एक ऐसी पहल जो हमारे अतीत को सहेजने से जुड़ी है। सरकार राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत पुरानी फिल्मों को संरक्षित और डिजिटाइज कर रही है। पुरानी फिल्मों की बात चली है तो मुझे याद आता है, मैंने बचपन में अपने माता पिता के साथ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखी थी। उनकी बात ही कुछ और थी। ये अच्छी बात है कि उस दौर को सहेजा जा रहा है, वरना हमारी पीढ़ी तो उसे भूल ही जाती। आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि जब कोई राष्ट्र भविष्य की ओर तेजी से दौड़ रहा होता है, नई तकनीक अपना रहा है, वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहा है, उसी समय वो अपनी जड़ों और अपनी विरासत को सहेजने के महत्व को भी समझता है। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वे अपने समय के समाज का एक आईना होती हैं, एक जीता जागता दस्तावेज। बिल्कुल, पुरानी फिल्मों को बचाना अपनी यादों को और अपने इतिहास के एक हिस्से को बचाना जैसा है। तो आज हमने जो अलग अलग खबरें देखी, वे सब मिलकर एक बहुत दिलचस्प तस्वीर बनाती हैं। एक तरफ भारत की खेल और आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ वो जटिल सामाजिक और कानूनी सवालों से भी जूझ रहा है। और ये सारी खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। खो-खो को अंतर्राष्ट्रीय मंच देना, पुरानी फिल्मों को सहेजना, प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, ये सब एक राष्ट्र के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। एक ऐसा आत्मविश्वास जो अपनी परंपराओं को दुनिया के सामने रखने से नहीं डरता, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है और भविष्य के निर्माण में सबको साथ लेकर चलना चाहता है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकलता है? ये सभी अलग अलग घटनाएं एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर पेश करती हैं जो बहुत गतिशील है, जहां विकास, सामाजिक न्याय और अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की कोशिशें एक साथ समानांतर चल रही हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में उठता है, जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। जब कोई देश एक ही समय में अपनी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को डिजिटल रूप से सहेज रहा हो, भविष्य के लिए हेट स्पीच जैसे मुद्दों पर नए कानून बना रहा हो और खेल के मैदान पर दुनिया के बड़े से बड़े देशों को चुनौती दे रहा हो, तो ये सभी गतिविधियां मिलकर उसकी राष्ट्रीय पहचान को कैसे आकार देती हैं। ये दिखाता है कि एक राष्ट्र की कहानी किसी एक बड़ी घटना या एक नारे से नहीं बनती, बल्कि ऐसी ही हजारों छोटी बड़ी
अलग अलग धाराओं के संगम से बनती है।